बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सऊदी अरब के लिए मोहम्मद बिन सलमान के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं और हालिया बड़े ही अफसोसनाक और ख़तरनाक वाक़यात हुए हैं सऊदी अरब के लिए। अभी जो ताज़ा ख़बर है वो ये है कि नीदरलैंड्स में सऊदी एम्बेसी पर हमला हुआ है और वहाँ पर गोलियाँ चलाई गई हैं एम्बेसी के ऊपर सऊदी अरब की। और नीदरलैंड्स की हुकूमत ने कहा है कि जितने भी वहाँ पर लोग हैं सऊदी शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाएं। और ऐसा बहुत कम हुआ है कि इस तरह के वाक़यात यूरोप में नज़र आएँ, यूरोपियन ममालिक में, मगरबी ममालिक में नज़र आएँ सऊदी अरब के ख़िलाफ़। और वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो मशकूक शख्स है उसको हिरासत में ले लिया गया है और अभी तक ये पता नहीं चला कि इसने क्यों इस तरह से हमला किया और गोलियों की बौछार कर दी सऊदी अरब की एम्बेसी पर। अब सिर्फ ये नहीं है कि ये वाक़या इस तरह से हुआ है और ये कोई एक बिल्कुल सऊदी अरब के लिए ख़तरनाक एक अलग थलग वाक़या है, क्योंकि इससे सिर्फ एक दिन पहले ही जद्दा में बम धमाका हुआ और ये बात कोशिश तो ये की गई कि ज़्यादा इस बारे में बात ना हो और चीज़ें सामने नहीं लाई गई, लेकिन बाद में फ़्रांस की तरफ से इसकी तस्दीक भी की गई। फिर सऊदी अरब के सरकारी इदारों की तरफ से भी इसकी तस्दीक की गई कि जद्दा में यह हमला हुआ है। और ऐसी इतलात भी आई कि कार में एक्सप्लोसिव और बारूदी मवाद था जिसके ज़रिए ये हमला किया गया, धमाका किया गया और इसमें कई अफराद ज़ख्मी हुए। अब इसमें कई सिफारतकार भी थे, यहाँ पर मौजूद थे और ये बड़ी अहम तकरीब थी। जंग अज़ीम अव्वल के हवाले से, वर्ल्ड वॉर 1 के हवाले से तकरीब थी और फ़्रांस में भी इसी हवाले से तकरीब हो रही थी और दुनिया के कई और जगहों पर। लेकिन ये एक गैर मुस्लिम कब्रिस्तान था, यानी गैर मुस्लिमों के लिए जो कब्रिस्तान था वहाँ पर ये तकरीब हो रही थी और सरकारी तौर पर हो रही थी कि जिस दौरान ये धमाका हुआ। अब ये एक दिन पहले ये होता है और उससे अगले दिन और जुमेरात के दिन सुबह 6 बजे से पहले ये वाक़या होता है कि एक शख्स फायरिंग करता है सऊदी अरब की एम्बेसी पर नीदरलैंड्स में। अब ये वाक़यात बड़े ही ख़तरनाक है सऊदी अरब के लिए, क्योंकि सऊदी अरब की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं हर सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर भी आप देखें और माशी तौर पर भी किस तरह से मुश्किलात हैं उसका भी मैं जिक्र करूँगा। लेकिन ये जो वाक़यात हुए हैं इससे पहले ये जद्दा में दूसरा इस तरह का वाक़या है कशीदगी का और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि कोई हफ्ता नहीं गुजर रहा जिस दिन एक या दो वाक़यात नहीं होते हूसियों की तरफ से हमले के। और अभी भी मैंने देखा है, रॉयटर्स को आप चेक कर सकते हैं कि सऊदी अरब में तकरीबन हर हफ्ते एक या दो वाक़यात हो रहे हैं कि ड्रोन हमले किए जाते हैं। ज़्यादातर तो नाकाम बनाए जाते हैं, लेकिन ख़तरा ये रहता है कि किसी भी वक्त ये हमला ऐसा जो ड्रोन असलहा बरदार ड्रोन के ज़रिए किया जाता है वो कामयाब हो तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और ऐसा हुआ भी है माजी में भी। अब देखिए कि बड़े अरसे के बाद सऊदी बादशाह शाह सलमान सामने आए हैं। उन्होंने जो एडवाइज़री कौंसिल है उससे ख़िताब भी किया है। टॉप एडवाइज़री कौंसिल से जो उनका ख़िताब था नहायत अहम है। उसमें उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये बात कही है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड, आलमी दुनिया वो सख्त इक़दामात उठाए ईरान के ख़िलाफ़। अब एक तरफ बादशाह सऊदी अरब के ये कह रहे हैं और ये भी बड़ा अहम है कि आप देखिए कि ये उस वक्त कह रहे हैं जब जो बाइडन सदारती इंतखाब जीत चुके हैं अमेरिका का। अब उस वक्त ये बातें कहना बड़ा मानी खेज है। एक तरफ शाह सलमान कह रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात ले आलमी बरादरी, और कौन शख्स अमेरिका का हुक्मरान बन रहा है? वो शख्स जो कह रहा है कि हम दोबारा न्यूक्लियर डील की तरफ जाएंगे ईरान से 2015 की, जब जो बाइडन नायब सदर थे और ओबामा सदर थे अमेरिका के, उस वक्त ये डील हुई थी। और इसी बुनियाद पर जब ट्रंप निकले थे इस डील से, तो इसी बुनियाद पर सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात बनाए डोनाल्ड ट्रंप से। बल्कि मोहम्मद बिन सलमान के जो वली अहद हैं सऊदी अरब के, उनके ज़ाती दोस्त बन गए ट्रंप, क्योंकि उन्होंने खशोगी मामले पर भी साथ दिया था मोहम्मद बिन सलमान का और उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं होने दी थी इदारों। जबकि CIA की रिपोर्ट भी आई थी कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं, तो वहाँ पर उनको ट्रंप ने उनको बचाने की कोशिश की। इसी तरह से इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की सऊदी अरब पर, उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने दिया। यमन जंग जो है उसमें भी ट्रंप ने काफ़ी हद तक साथ दिया मोहम्मद बिन सलमान का। लेकिन जो बाइडन जो अब सदारती इंतखाब जीत चुके हैं वो इन तमाम मामलात पर सऊदी अरब के बड़े ख़िलाफ़ हैं और वाज़े कर चुके हैं कि वो अब अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा देखेंगे। इसके बावजूद कि सबसे बड़ा असले का ख़रीदार, अमरीकी असले का ख़रीदार सऊदी अरब है,
इसके बावजूद कि अब भी तेल के हवाले से सऊदी अरब की बड़ी अहमियत है और अब भी स्ट्रेटजिकली सऊदी अरब अमेरिका के बहुत करीब है। इसराइल को मानने की बात हो तो उसमें आप देखिए करीब तरीन इत्तेहादी यूएई और बहरीन, सऊदी अरब के करीब तरीन इत्तेहादी वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। इन सब के बावजूद बाइडन अलल ऐलान ये बात कह रहे हैं कि वो सऊदी अरब से ताल्लुकात को असर नौ देखेंगे। एक तरफ ये ईरान के हवाले से खदशात शाह सलमान के नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ देखें कि पाकिस्तान में भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा आए हैं और फिर बॉर्डर क्रॉसिंग एक और खोली जा रही है, तिजारती ताल्लुकात को वुसअत दी जा रही है। और कश्मीर के मामले पर आप देखिए कि ईरान की तरफ से कहा है कि हम भरपूर हिमायत करेंगे कश्मीर के मामले की। अब पाकिस्तान को शिकायत सऊदी अरब से ये नज़र आ रही थी कि जी कश्मीर पर उस तरह से मामले पर सऊदी अरब सामने नहीं आ रहा और ईरान अब कह रहा है कि हम उस पर बिल्कुल साथ खड़े होंगे, जो कि इत्तेहादी रहा है भारत का ईरान। अब पाकिस्तान नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब के दबाव के बगैर अपने फैसले कर रहा है, अब वो दौर नहीं रहा, तो अब ईरान के साथ भी जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से कोई कशीदा ताल्लुकात कर रहा है, वहाँ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात तिजारती सतह पर और वैसे वो चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अब उस तरह से दबाव में नहीं आ रहा। और शाह सलमान को ज़ाहिर है ये बात पसंद नहीं आएगी, वो तो इतने अरसे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के ख़िताब के बाद अब आए हैं मंज़र-ए-आम पर और उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही है, उनका ऑपरेशन भी हुआ है। उसके बाद आकर उन्होंने जो ख़िताब किया उसमें सबसे अहम बात या सबसे ज़्यादा बात जब उनका फोकस रहा वो ईरान रहा। तो अब एक अमेरिका एक तरफ वो दोबारा ईरान के साथ डील की तरफ जा रहा है और उसी मुआहदे की तरफ जा रहा है जो अमेरिका ने किया। आने वाले वक्त में बाइडन की सोच नज़र आ रही है। पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि ईरान के साथ और ज़्यादा बेहतर तिजारती ताल्लुकात और दीगर ताल्लुकात को और ज़्यादा फ़रोग़ देने की बात हो रही है। तो ये भी सऊदी अरब के लिए ज़ाहिर है कि एक मुश्किल सूरत हाल है। फिर एक और मामला है इंसानी हुकूक़ के रहनुमाओं का, जो कि क़ैद में हैं सऊदी अरब में। और ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह जोर दिया है कि 21-22 नवंबर को जो G20 समिट हो रहा है उसमें G20 ममालिक सऊदी अरब पर जोर दें कि इनको रिहा करे। अब अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से सऊदी अरब पर हर सतह पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं आ जाता हूँ माशी सतह पर। अरामको दुनिया की बड़ी कंपनी, सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी, फिर तेल के हवाले से सबसे बड़ी कंपनी है और सऊदी अरब का आज भी इन्हिसार सऊदी अरब की मईशत का सबसे ज़्यादा तेल पर है। 44.6%, थर्ड क्वार्टर में उसके मुनाफे में कमी हुई है। मुनाफा गिर गया है 44.6%, यानी तकरीबन आधा मुनाफा कम हो गया है अरामको कंपनी का थर्ड क्वार्टर में साल के। अब आप सोचें कि कितना बड़ा ये नुकसान है। तो सऊदी अरब की मईशत जो है उसको भी धचके लग रहे हैं, वहाँ पर भी उसको मसाइल का सामना है। और इंटरनेशनली आप देखें कि बिल्कुल डायनामिक्स चेंज होते चले जा रहे हैं और सऊदी अरब के लिए, मोहम्मद बिन सलमान के लिए मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि कतर, जिसको आइसोलेट कर रहा था सऊदी अरब, अमेरिका उसके साथ जो असलहे का मुआहदा है वो ऐसा मुआहदा करने जा रहा है जो यूएई से भी बढ़कर है। यूएई भी चाहता है कि अमेरिका उसको लेटेस्ट जहाज़ बेचे, लेकिन यूएई को छोड़कर आप ये देखिए कि कतर के साथ जो अमेरिका का मुआहदा होने जा रहा है उसके हवाले से तो ये कहा जा रहा है कि वो उससे भी ज़्यादा लेटेस्ट जंगी तैयारे ख़रीद रहा है अमेरिका से और दीगर असलहा भी कतर अमेरिका से ख़रीदने जा रहा है। अब सऊदी अरब के लिए ये बात भी काबिल कबूल नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब तो चाह रहा था कि कतर को बिल्कुल आइसोलेट कर दें और कतर पर इल्ज़ाम लगाया था कि वह दहशतगर्दों की मुआवनत करता है और उसके बाद से हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए थे कतर के दरमियान, हत्ता कि यूएई और ये सब सऊदी अरब के साथ थे। अब आप देखिए कि यमन जंग का जो मामला है वो भी तूल पकड़ता जा रहा है। 6 साल हो गए हैं, कोई हल नहीं उसका नज़र आ रहा और सऊदी अरब का बहुत पैसा उस पर ख़र्च हो गया है, बहुत ज़्यादा रकम उस पर ख़र्च हो गई है। और उसमें अब जो अहम तरीन इत्तेहादी था अमेरिका, अब उसमें जो बाइडन आ रहे हैं वो भी उस तरह से साथ नहीं देंगे, ये भी वाज़ेह हो गया। तो वहाँ पर एक अलग से मुश्किल नज़र आ रही है। फिर कतर के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं और वो एक आंख नहीं भाएंगे सऊदी अरब को, वहाँ पर भी सऊदी अरब की मुश्किल है। और आखिर में ख़ानदानी जो मामलात हैं वो भी आपको पता है एक के बाद एक चीज़ सामने आ जाती है। और जब से मोहम्मद बिन सलमान वलीअहद बने हैं तब से लेकर कभी अपने कज़न्स की गिरफ़्तारी के मामलात हों या उनकी करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम हो, वो भी सर उठाते रहते हैं और अजीबोगरीब ख़बरें भी आ जाती हैं, जैसे कि जी मोहम्मद बिन सलमान पर किसी ने कोई हमला कर दिया और ऐसा कुछ हो गया। लेकिन ख़ानदानी तौर पर जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं।
आने वाले वक्त में मोहम्मद बिन सलमान यकीनन सऊदी अरब के बादशाह बनना चाहेंगे और उसी हवाले से उनको सपोर्ट चाहिए होगी पूरे शाही ख़ानदान की। लेकिन अभी तक जो ख़ानदान में शाही ख़ानदान में जो इख्तलाफात हैं वो पूरी तरह से ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे। और अगरचे सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा इस तरह की ख़बरें सामने नहीं आने दी जाती, लेकिन इंटरनेशनली जो कुछ लिखा जा रहा है उसमें ये नज़र आता है। तो हर तरह से अभी तक आप देखिए कि सऊदी अरब के लिए कोई अच्छी ख़बर सामने नहीं आ रही और मोहम्मद बिन सलमान भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। अभी तक वबा का ख़ात्मा नहीं हो सका और उसी हवाले से पूरी तरह से सऊदी अरब की इकॉनमी भी मसाइल से नहीं निकल पा रही। तो देखिए कि अभी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो, लेकिन अभी अच्छी ख़बरें नहीं हैं सऊदी अरब के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।